नमस्कार। आज हम एक ऐसी शख्सियत की दुनिया में उतर रहे हैं जिनका नाम लेते ही जहन में मिसाइलें, विज्ञान और प्रेरणा की तस्वीरें उभर आती हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। बिल्कुल, भारत रत्न, पूर्व राष्ट्रपति, मिसाइल मैन, और कितने युवाओं के लिए तो वो एक रोशन सितारा थे। सही कहा। हमारे पास आज एक दिलचस्प लेख है जिसका शीर्षक है कलाम, सपने, प्रेरणा और सफलता की उड़ान। ये लेख उनके जीवन के कई पहलुओं पर, उनके सपनों की ताकत और उनकी कड़ी मेहनत की कहानी पर रोशनी डालता है। तो आज हम इसी लेख के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे रामेश्वरम के एक छोटे से कस्बे से निकला एक लड़का अपनी परिस्थितियों को पीछे छोड़कर आसमान छू लेता है। इस सफर में ऐसा क्या खास था? हाँ, ये जानना वाकई दिलचस्प है। और देखिए, इस लेख की शुरुआत ही एक बड़ी दिलचस्प बात से होती है कि सपनों को हकीकत बनाने के लिए आपके हालात नहीं, आपका जज्बा ज्यादा मायने रखता है। बिल्कुल, यही मूल मंत्र है शायद उनकी कहानी का। तो चलिए इसी जज्बे की कहानी को थोड़ा और करीब से जानते हैं। कहानी की शुरुआत होती है दक्षिण भारत के रामेश्वरम से। कैसा था उनका शुरुआती जीवन, बताइए जरा। बिल्कुल, कहानी शुरू होती है एक बिल्कुल साधारण माहौल से। रामेश्वरम एक छोटा सा कस्बा, समंदर किनारे। परिवार की आर्थिक स्थिति वो बहुत अच्छी नहीं थी। पिता नाव चलाते थे और माँ घर संभालने में जुटी रहती थी। लेख में इस बात का जिक्र है कि कैसे छोटी छोटी जरूरतों के लिए भी संघर्ष करना पड़ता था। लेकिन उस माहौल में भी कुछ खास था। क्या खास था? गरीबी और संघर्ष के बीच ऐसा क्या था जो उन्हें अलग बनाता था? उनका सीखने का जुनून और बड़े सपने देखने की हिम्मत। सोचिए, उस छोटे से बच्चे के लिए जिसकी बुनियादी जरूरतें भी मुश्किल से पूरी हो रही हों, पढ़ाई जारी रखना कितना मुश्किल रहा होगा। हाँ, ये तो है। लेख बताता है कि उन्होंने अपनी पढ़ाई का खर्चा निकालने के लिए बचपन में अखबार तक बांटे। अखबार बांटे? हाँ, सुबह उठकर ट्रेन स्टेशन से अखबार लाना और फिर शहर में बांटना। ये सिर्फ पैसे कमाने का जरिया नहीं था, ये उनकी पढ़ाई के प्रति जो लगन थी ना, उसका सबूत था। हाँ, ये बात तो अक्सर सुनने को मिलती है। लेकिन इस संघर्ष के साथ साथ उनके अंदर विज्ञान और उड़ान को लेकर एक खास दिलचस्पी भी पनप रही थी, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। लेख इस बारे में क्या कहता है? हाँ, लेख में इस बात पर जोर दिया गया है कि बचपन से ही उनकी नजरें आसमान पर टिकी रहती थी। समंदर किनारे उड़ते पक्षी, कभी कभार दिखने वाले हवाई जहाज, ये सब उनके मन में एक कौतूहल जगाते थे। वो सोचते थे कि ये कैसे उड़ते हैं। सही। क्या इंसान भी ऐसे उड़ सकता है? लेख कहता है कि उनके मन में ये सवाल बार बार उठता था, एक दिन मैं भी उड़ान भरूंगा। और ये महज एक बच्चे की कल्पना नहीं थी, है ना? ये एक बीज था जो भविष्य में एक बहुत बड़ा पेड़ बनने वाला था। यही वो सपना था जिसने उन्हें रास्ता दिखाया। तो ये सपना उन्हें विज्ञान की दुनिया की तरफ ले गया, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की तरफ। हाँ, सीधे तौर पर उड़ान भरने का सपना ही उन्हें एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग यानी कि हवाई जहाज और अंतरिक्ष यान बनाने और उनकी तकनीक को समझने की पढ़ाई की ओर ले गया। और ये उस जमाने में कोई आम चुनाव नहीं था, खासकर उनके जैसे पारिवारिक पृष्ठभूमि वाले किसी के लिए। लेकिन उनका जज्बा उन्हें मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी तक ले गया। अच्छा। पढ़ाई पूरी करने के बाद उनका अगला पड़ाव बना ISRO यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जो उस समय भारत के अंतरिक्ष सपनों को पंख देने की कोशिश कर रहा था। ISRO में उनका सफर कैसा रहा? क्या वहाँ पहुँचते ही सब कुछ आसान हो गया? लेख इस बारे में क्या बताता है? क्योंकि अक्सर हम सिर्फ कामयाबियों की बात करते हैं, मुश्किलों की नहीं। नहीं, बिल्कुल आसान नहीं था। लेख इस बात को साफ करता है कि शुरुआत में उन्हें कई चुनौतियों और असफलताओं का सामना करना पड़ा। अच्छा। हाँ, इसमें एक खास जिक्र है SLV-3 प्रोजेक्ट का। ये भारत का पहला स्वदेशी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल था। वो रॉकेट जो सैटेलाइट को अंतरिक्ष में ले जाता है। हाँ। कलाम साहब इस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर थे। शुरुआती कोशिशें नाकाम रहीं। रॉकेट उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही समंदर में जा गिरा। अरे, ये तो बहुत बड़ा झटका रहा होगा, न सिर्फ उनके लिए बल्कि पूरे देश के लिए। जाहिर तौर पर बहुत बड़ा झटका था। लेख बताता है कि वो उस वक्त बहुत निराश हुए थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। यहाँ उनके मेंटर प्रोफेसर सतीश धवन की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। हाँ, प्रोफेसर धवन, जिन्होंने उन्हें संभाला और दोबारा कोशिश करने के लिए प्रेरित किया। लेख की एक पंक्ति है, शुरुआत में असफलताएं मिली पर हार नहीं मानी। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये उस दौर के उनके जज्बे को दिखाता है। गिरकर उठना, सीखना और फिर से प्रयास करना, यही उनकी पहचान बनी। और फिर वो ऐतिहासिक पल आया 1980 का। हाँ, 1980
जब SLV-3 ने सफलतापूर्वक रोहिणी सैटेलाइट को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया। ये भारत के लिए अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। देश आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा था। लेकिन लेखक इसे सिर्फ एक राष्ट्रीय उपलब्धि के तौर पर नहीं देखता। अच्छा, किस तरह देखता है फिर? वो इसे उस रामेश्वरम के लड़के के व्यक्तिगत सपने की उड़ान के रूप में भी देखता है, जिसने कभी आसमान में उड़ने का ख्वाब देखा था। क्या बात है! ये दिखाता है कि कैसे एक व्यक्ति का सपना और राष्ट्र का लक्ष्य एक साथ मिलकर इतिहास रच सकते हैं। ये कामयाबी सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं, बल्कि उस अटूट जज्बे की भी जीत थी। SLV-3 के सफलता के बाद उनका सफर किस दिशा में आगे बढ़ा? मतलब मिसाइल मैन बनने तक का रास्ता कैसे तय हुआ? हाँ, तो SLV-3 की सफलता ने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। इसके बाद उन्हें भारत के महत्वाकांक्षी मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। ओके। यहीं से उनका मिसाइल मैन ऑफ इंडिया बनने का सफर शुरू हुआ। उन्होंने अग्नि और पृथ्वी जैसी बेहद महत्वपूर्ण मिसाइलों के विकास में, कहना चाहिए कि निर्णायक भूमिका निभाई। अग्नि और पृथ्वी, हाँ। ये मिसाइलें सिर्फ हथियार नहीं थी, ये भारत की रक्षा रणनीति और आत्मनिर्भरता का प्रतीक थी। अग्नि जो लंबी दूरी तक मार कर सकती थी, और पृथ्वी जो सामरिक जरूरतों के लिए अहम थी। इनके सफल परीक्षणों ने भारत को दुनिया के चुनिंदा देशों की कतार में खड़ा कर दिया। ये वाकई एक अद्भुत उपलब्धि थी। लेकिन उनकी कहानी सिर्फ मिसाइलों तक ही सीमित नहीं रही। वो देश के सर्वोच्च पद यानी राष्ट्रपति के पद तक भी पहुंचे। लेख इस पड़ाव के बारे में क्या खास बताता है? हाँ, ये भी एक अहम मोड़ था। लेख इस बात पर बहुत जोर देता है कि राष्ट्रपति भवन पहुंचने के बाद भी उनके अंदर का वैज्ञानिक और शिक्षक कभी पीछे नहीं छूटा। अक्सर लोग सत्ता के शिखर पर पहुंचकर अपनी जड़ों को या अपने असली पैशन को भूल जाते हैं ना? है ना? लेकिन कलाम साहब के साथ ऐसा नहीं हुआ। सही। लेख एक बहुत दिलचस्प पहलू जाना करता है। वो खुद को हमेशा पहले एक शिक्षक मानते थे और फिर राष्ट्रपति। ये बात तो बहुत सुनने में आती है, लेकिन इसका असल मतलब क्या था? वो कैसे खुद को शिक्षक मानते थे राष्ट्रपति रहते हुए? इसका मतलब था कि उनका फोकस हमेशा ज्ञान बांटने, युवाओं को प्रेरित करने और देश के भविष्य के लिए सोचने पर रहा। राष्ट्रपति भवन में भी वो अक्सर छात्रों और वैज्ञानिकों से मिलते थे। अच्छा। उनके साथ घंटों बातें करते थे, उन्हें बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने के लिए प्रोत्साहित करते थे। लेख बताता है कि उनके लिए राष्ट्रपति पद एक जिम्मेदारी थी, लेकिन शिक्षण उनका जुनून था। वो मानते थे कि भारत का भविष्य क्लासरूम में तैयार होता है। और उनका वो मशहूर कथन भी तो इसी सोच को दर्शाता है। सपना वो नहीं जो आप सोते वक्त देखते हैं, सपना वो है जो आपको सोने न दे। बिल्कुल। क्या लाइन है! ये वाक्य उनके जीवन दर्शन का निचोड़ है, कह सकते हैं। ये सिर्फ एक कहावत नहीं, ये उनकी अपनी जिंदगी का अनुभव था। उनका मानना था कि अगर आपके पास एक बड़ा सपना है, एक लक्ष्य है, तो वो आपको चैन से बैठने नहीं देगा। वो आपको लगातार मेहनत करने, चुनौतियों का सामना करने और आगे बढ़ते रहने के लिए प्रेरित करेगा। सही बात है। ये दिखाता है कि उनके लिए सपने सिर्फ रात में आने वाले ख्याल नहीं थे, बल्कि दिन के उजाले में पूरे किए जाने वाले मिशन थे। तो अगर हम इस पूरे सफर को देखें, मतलब रामेश्वरम से लेके राष्ट्रपति भवन तक, और इस लेख से मिली बातों को समझें, तो मुख्य सबक क्या निकलते हैं? जीवन के वो कौन से सिद्धांत हैं जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं? देखिए, सबसे बड़ा सबक तो वही है जिससे हमने बात शुरू की थी, हालात पर जज्बे की जीत। हाँ। लेख बार बार इस बात को रेखांकित करता है। गरीबी, असफलता या कठिनाइयां कभी आपकी मंजिल रोक नहीं सकती। अगर आपके सपनों में सच्चाई है और आपकी मेहनत में ईमानदारी है, ये पंक्तियां उनके जीवन का सार हैं। उन्होंने साबित किया कि अगर इरादा पक्का हो और मेहनत सच्ची हो, तो कोई भी बात आपको रोक नहीं सकती। और क्या ये सिद्धांत सिर्फ डॉक्टर कलाम के जीवन पर ही लागू होते, या आज भी इनकी कोई प्रासंगिकता है, मतलब आज के दौर में? नहीं, इनकी प्रासंगिकता सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल है। आज भी हर इंसान, चाहे वो छात्र हो, पेशेवर हो या किसी भी क्षेत्र में काम कर रहा हो, अपने जीवन में चुनौतियों का सामना करता है। बिल्कुल। कलाम साहब की कहानी हमें याद दिलाती है कि बाहरी परिस्थितियां चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, असली ताकत हमारे अंदर है, हमारे सपनों में, हमारी सोच में और हमारी मेहनत करने की क्षमता में। उनका जीवन एक उदाहरण है कि कैसे सकारात्मक सोच और अटूट प्रयास से बड़ी मुश्किलों को पार किया जा सकता है। लेख में युवाओं को लेकर उनके विचारों पर भी जोर दिया गया है ना? बहुत ज्यादा। कलाम साहब का युवाओं पर अटूट विश्वास था। वो हमेशा कहते थे, युवा ही भारत का भविष्य है। हाँ। लेख बताता है कि वो युवाओं को सिर्फ
देश का भविष्य ही नहीं बल्कि वर्तमान की ऊर्जा भी मानते थे। उनका मानना था कि अगर युवाओं को सही दिशा और प्रेरणा मिले तो वो कुछ भी हासिल कर सकते हैं। आज के संदर्भ में जब भारत एक युवा देश है, उनके विचार और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ये युवाओं को उनकी क्षमता का एहसास कराते हैं और उन्हें देश निर्माण में अपनी भूमिका निभाने के लिए प्रेरित करते हैं। तो कुल मिलाकर ये कहानी है एक साधारण लड़के के असाधारण बनने की। अखबार बांटने वाले हाथों से मिसाइल लॉन्च करने और फिर देश का नेतृत्व करने तक का सफर। ये दिखाता है कि सपनों में कितनी ताकत होती है और मेहनत से क्या कुछ हासिल किया जा सकता है। बिल्कुल। और जैसे कि लेख जोर देता है, ये सिर्फ कहानी नहीं, एक प्रेरणा है। ये याद दिलाता है कि जुनून हर परिस्थिति पर भारी पड़ सकता है। अगर आपके अंदर वो आग है, वो जज्बा है, तो रास्ते खुद ब खुद बनते चले जाते हैं। लेख के आखिर में एक संकल्प लेने की बात भी कही गई है, जो कलाम साहब की सोच से ही निकली है। वो कहते हैं, चलिए आज हम सब संकल्प लें कि छोटे सपने नहीं देखेंगे बल्कि बड़े सपने देखेंगे और उन्हें पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करेंगे। ये कोई आदेश नहीं है बल्कि एक आह्वान है, एक प्रेरणा है। ये हमें याद दिलाता है कि अपनी सीमाओं को चुनौती दें, बड़े लक्ष्य तय करें और फिर उन्हें हासिल करने के लिए जी जान लगा दें। ठीक वैसे ही जैसे डॉक्टर कलाम ने अपनी पूरी जिंदगी किया। और अंत में एक सवाल जो लेख हमें सोचने के लिए छोड़ जाता है और जो मुझे लगता है कि बहुत गहरा है। हाँ, वो सवाल जुड़ा है उनके खुद को हमेशा शिक्षक मानने से। लेख पूछता है, कलाम साहब राष्ट्रपति बनने के बाद भी खुद को शिक्षक मानते थे। ये हमें क्या सिखाता है? क्या सिखाता है? क्या उच्चतम सफलता प्राप्त करने के बाद भी ज्ञान साझा करने और दूसरों को प्रेरित करने की इच्छा ही असली विरासत है? ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि सफलता का असली मतलब क्या है? सिर्फ पद हासिल करना या उस पद पर रहते हुए भी दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना? शायद असली उड़ान वही है जो दूसरों को भी उड़ने के लिए प्रेरित करे। बहुत खूब, सोचने वाली बात है ये तो।